नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम न्यूरॉन की संरचनाओं पे न्यूरॉन का हम पहले बात कर चुके थे, फिर न्यूरॉन की अब एक एक संरचनाओं के ऊपर बात कर रहे थे। आपको जो समझाया था मैं उसको लिखित रूप में दे रहा था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आपका समय न लेते हुए सीधा फोकस करते हैं मुख्य बिंदु पर। तो आप लिखेंगे सर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ रहे थे सर, आपका पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन के भाग। अब मैं बार बार दोनों चीज़ नहीं लिखूंगा, आपको पहले भी लिख के दे चुका हूं। अब कोई भी एक चीज़ लिखूंगा आप समझ जाएंगे। हम आपको बता रहा था सर, एक्सॉन हम पढ़ रहे थे, एक्सॉन में ही एक्सॉन का एक चीज़ बता रहा था सर। एक्सॉन का जो अंतिम भाग होता है ना, तो एक्सॉन का सर अंतिम भाग आपको सब समझा चुका हूँ, जो लिखित में दे रहा हूँ आपको। खुला होता है सर, आपको पता है सर, खुला होता है। अंतिम भाग इसका खुला होता है सर, आप टेंशन मत लीजिए, पूरे चित्र में आपको दिखाऊंगा मैं। खुला होता है या ओपन होता है, ठीक दोस्त। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बोलते जा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे। द एंड पार्ट ऑफ द एक्सॉन इज ओपन इन नेचर, खुला होता है। और खुला क्यों होता है? क्योंकि सिग्नल को अपने से दूसरे में भेजना है, तो उसमें भाई स्थान रहेगा, खुला रहेगा उसका द्वार, तभी आप भेजेंगे ना। मान लीजिए पानी की जग है, कौन मैंने कुछ रखना नहीं होता यार, ये पूछ चारों तरफ से बंद है, आप पानी जो किसी में डाल पाएंगे नहीं सर। और यहाँ से नलिया से निकाली जाती है पानी डालने के लिए आपकी, तब आप ऐसा करेंगे तो सर यहाँ से पानी निकलेगा, बस। वो इसलिए यहाँ लास्ट में खुला रखना पड़ता है, बस वैसी चीज़ है। जस्ती लोग इसको बनाते हैं यार कितना टफ है, कुछ टफ नहीं है यार, सब बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ऐसा अंतिम खुला होता है जिसे आप क्या किस रूप में जानते हैं, आप जानते हैं सर सिनेप्टिक नॉब के रूप में। सर सिनेप्टिक, आप बताएं सिनेप्टिक नर्व, सिनेप्टिक नॉब। हाँ सर आप बताए थे सिनेप्टिक नर्व, सिनेप्टिक नॉब। आइए दिखाता हूँ आपको। हाँ सर आप बताए थे सिनेप्टिक नॉब। सर ये आपको सिनेप्टिक नर्व है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो एक्सॉन का अंतिम भाग खुला होता है जिसे आप सिनेप्टिक नॉब के रूप में जानते हैं। वही चीज़ तो लिखा है, वही चीज़ आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, बस। ये चलिए लिखते नहीं, आपको तो बता ही दिया हूँ मैं यहाँ पे, है ना। इसमें जो मेन है, अब सिनेप्टिक नॉब लिख लीजिएंगे। सिनेप्टिक नॉब नॉब को बोलेंगे सर सिनेप्टिक ग्रंथि या गांठ, लिखेंगे सर गांठ, ठीक है। गांठ जैसी संरचना थी, हाँ सर थी। इसमें जो मेन मुद्दा है, इसका जो अंतिम भाग है उसमें लिखेंगे, उसमें क्या मेन मुद्दा क्या है जो आज क्वेश्चन बनेगा। इसमें सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है सर, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। मान लीजिए एक पाइप फिर भी यहाँ से सिग्नल यहाँ कैसे जा रहा था पता था। मान लीजिए एक पाइप है, ये एक पाइप है, यहाँ पॉजिटिव आयन है, ऋण आयन है, तो बीच में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी ऋण से उछल के इसकी तरफ आ जाएगा ना, हाँ सर उछल के आ जाएगा सर। हाँ सर उस तरीके से ही होता है, मगर उसके लिए इसमें क्या लगता है, आप समझाया मैं आपको, समझ गया। अब आइए इधर हम देखते हैं, इसमें जो शब्द यूज होगा वो लिखेंगे आप। इसमें इसका अंतिम जो खुला भाग है उसमें ना, इसे खुले भाग में, ठीक। इसमें जो शब्द यूज होगा न्यूरो, क्योंकि न्यूरॉन्स का इसलिए न्यूरो, कुछ ही याद नहीं रखना पड़ेगा, देखना आप सर। न्यूरो क्योंकि न्यूरॉन्स का इसलिए न्यूरो, लिखेंगे न्यूरो। और सर ये ट्रांसफर कर रहा है एक सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे में, तो बस ट्रांसफर से ट्रांसमिट, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, याद हो गया सर। न्यूरॉन्स का इसलिए न्यूरो, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो ट्रांसमीटर्स। फ्लूइड भरा होता है इसमें एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स, फ्लूइड बोले तो लिक्विड बोले तो द्रव, ऐसा याद रखेंगे, भरा होता है, ठीक। फ्लूइड भरा होता है, तो न्यूरॉन में न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड द्रव लिक्विड कहाँ भरा होता है, याद रखेंगे सर। वो भरा होता है आपके सिनेप्टिक नॉब में, सिनेप्टिक गांठ में, ठीक। याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा सर। चलो भाई ये बताना था। और मेलिन शीथ के जो बीच के खुले हिस्से होते हैं, आपको बता चुका हूँ मैं, उसे आपका रैनवियर का नोड कहते हैं। हाँ सर आप सब शुरू में बताए थे हमें कि रैनवियर का नोड कहाँ पे है, तो दिखाए थे आप सर,
ये जो बीच बीच का जो गैप है देख रहे हैं, बीच पर गैप, पीला वाला पीला वाला पीला वाला पीला वाला, सर वही आपका रेनवियर का नोड या रेनवियर का गांठ। ठीक, तो वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए भाई, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको चित्र दिखा देता हूँ। ठीक, तो हम लिखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्लूइड, ताकि आपको उसको समझा सकूँ। मैं समझाना क्या, इसमें समझाता हूँ फिर लेके आ जाऊँगा। देखिए ये एक पाइप है, हाँ सर, इसका लास्ट में प्रेस करके लिक्विड है। यहाँ से तो सर आपका आयंस की वजह से धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन करके सिग्नल आ जा रहा था सर। ठीक, हाँ सर आ रहा था। ये क्लियर हो गया कि ये क्या है सर आपका, ये आपका सर एक्सॉन था, ये आपका था एक्सॉन। सर ये हमारा एक्सॉन था, एक्सॉन में आयन के रूप में सर आ गया, मान लीजिए सोडियम आयन पोटेशियम आयन के रूप में, आपको सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के रूप में सिग्नल पहुंच गया। लास्ट में इस नॉब में पहुंचा, तो यहाँ से सिग्नल अब इस नॉब में कैसे जाएगा, इसके लिए यहाँ पे एक लिक्विड भर देते हैं, लिक्विड। तो सिग्नल जो यहाँ पहुंचा वो इसी लिक्विड में तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए यहाँ से, क्योंकि अब पानी मिल गया तो भाई तैरते हुए यहाँ से सब बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ भाई लास्ट में खुला खुला होगा, छेदा होगा निकलने के लिए इनके। हाँ सर, इसलिए इसको खुला हुआ बोला जा रहा है। ठीक, हाँ बीच में जो लिक्विड है उससे आपका सिनेप्टिक न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स की सिग्नल है, इसलिए न्यूरो ट्रांसमिट कर रहे हैं इस बिंदु से इस बिंदु, तो ट्रांसमीटर्स, और लिक्विड है इसलिए फ्लूइड है, इसलिए फ्लूइड कहला रहा है, या लिक्विड कहला रहा है, या द्रव कहला रहा है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड है। क्या काम है आप देख लिए, क्या इसका सब चीज़ आप समझ गए। चलिए, बोला ना आपको हर चीज़ एकदम बच्चे जैसा यार, जब साइंस को इतना टफ बोलते हैं लोग। बस मुद्दा कि सर जो आपके गुरु हैं उनको पढ़ाना वैसा चाहिए कि बच्चों के स्तर पे जा करके चीज़ें कितनी भी टफ हो उसको पढ़ाइए ऐसे। चलिए आपको दिखाता हूँ, इसी में न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड लिखते हैं, उसका कुछ आ जाए चित्र तो आप इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक, देखिए इस इमेज को देखते हैं एक बार, यहीं पे नहीं लेके आएंगे। हाँ सर, इसका लास्ट नोड आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है सर, क्लियर हमको दिख रहा है सर। देखिए इसी को जूम कर रहा हूँ, ये जो लास्ट नोड है ना, नोड गांठ है, देखिए गांठ है। देखिए भाई आपको गांठें दिख रही है, हाँ सर ये गांठें दिख रही है सर, गांठें। ये आपका सिनेप्टिक नॉब है, हाँ सर, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, हाँ सर, इसे सिनेप्टिक टर्मिनल भी बोलते हैं, इसे सिनेप्टिक नॉब या आपका नॉब बोलते हैं सर। ठीक है सर, नॉब मतलब गांठ है जो आप देख रहे हैं, सिनेप्टिक नॉब या गांठ। हाँ सर, इसी गांठ को ऊपर ले गया है यहाँ पर, समझ में आया बात। हाँ सर, अब देखिए वही गांठ है, उसके अंदर देख रहे हैं आप सर, ये देखिए लिखा है वेसिकल्स, ये पतले के बाद ये रेड कलर का दिख रहा है, वेसिकल्स कहते हैं उसे। हाँ सर, इस वेसिकल से इस वेसिकल में, इस वेसिकल से इस वेसिकल में सिग्नल, इस वेसिकल से इस वेसिकल में सिग्नल आया, और आप देख रहे हैं सर यहाँ पे खुला, वो यहाँ द्वार खुला हुआ है, यहाँ द्वार खुला हुआ है, यहाँ द्वार खुला, तो यहाँ से कुछ कुछ निकल रहा है सर, सर यहाँ से कुछ कुछ निकल रहा है सर। और ये दूसरे देख रहे हैं कि ये कैच करने के लिए बना हुआ है हाथ जैसा सर, सर ये हाथ में कैच करने जैसा बना हुआ है, तो उनको कैच कर लेते हैं। और ये क्या है, अगले न्यूरॉन के सर आपके डेंड्रॉइड है, तो डेंड्रॉइड को ऊपरी संरचना आपको समझ में आ गया। हाँ सर, कैच करने जैसी संरचना होती है, ठीक, और सर अंदर में डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है सर, जब खुला हुआ है ना तभी तो यहाँ से वहाँ जा रहा है, यहाँ सर खुला हुआ है सर, एक गांठ है सर, एक गांठ की जैसे है सर, इसलिए सिनेप्टिक नॉब कह रहे हैं सर। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है सर, आप देखें सिग्नल को पहुँचाने के लिए, उसे आप सर न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लूइड या लिक्विड बोल रहे हैं सर। ये जो भरा आपको ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है अंदर, वो क्लियर। हाँ सर, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको इस डायग्राम से न्यूरो ट्रांसमीटर लिखा हुआ है ना, हाँ सर, ये रिसेप्टर लिखा हुआ है, वेसिकल्स लिखा हुआ है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा हुआ है। इस इमेज को लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे भाई। ठीक, चलो भाई, हाय, चलिए इसको यहीं लगा देता हूँ मैं। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है सर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर लिखा हुआ है। ठीक है सर, क्लियर दोस्त। हाँ सर, देख लो आप लोगों को स्पष्ट है कि नहीं, छोड़ा इमेज, ये चित्र। हाँ सर स्पष्ट है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे जूम करके दिखाए तो उसका ऐसे ही समझा दिए, काफ़ी है सर, उतना मान लिया। चलो भाई, काफ़ी है। तो अब देख लेता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा तो, थोड़ा बड़ा किया हो तो। हाँ सर इतना ठीक है सर हमारे लिए, ठीक है। चलो भाई, ये काम हो गया ख़त्म। आइए हमारे नेक्स्ट पेज पे। चलो भाई,
एक चीज़ लिखेंगे आप या विशेष चीज़ आपको जानने मिलेगा। चलिए लिखिए सर, हम देखने वाले हैं आपका। चलिए लिखिए जो लिखवा रहा हूँ चुपचाप। सर न्यूरल जो कोशिका है ना सर, आपका न्यूरल कोशिका मतलब आपके न्यूरॉन्स की जो कोशिका है, जिसको आप न्यूरॉन्स के रूप में जानते हैं। तो न्यूरल कोशिका मतलब न्यूरॉन्स का बात हो रहा है। तो न्यूरॉन आपकी न्यूरल कोशिका मतलब नर्वस सिस्टम में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें सर आपको लिखेंगे न्यूरल कोशिका में आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता सर? कोशिका विभाजन या डिवीजन ऑफ सेल। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाई कि आपका जो न्यूरल सेल है उसमें डिवीजन ऑफ सेल नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक, तो नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं होता है सर, नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नहीं होता के बाद आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, जो नहीं आ रहा होगा। मुझे पता है कि बच्चे उतना सोचने लायक स्तर दिया ही नहीं है उनको उनके टीचरों ने। चलिए तो सर जो कोशिका, सर आप बता रहे थे कि जब न्यूरॉन्स का जो कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या हमको क्वेश्चन आपके माइंड में हमारे आने चाहिए, वो आप बताइए। तो चलिए आप बताइए, लिखेंगे कमेंट में कि आपके दिमाग में इसके बाद अगर किसी कोशिका में, ब्रेन की सेल कोशिकाओं में, सेल में अगर डिवीज़न नहीं हो रहा है तो इससे क्वेश्चन क्या बनना चाहिए आपके माइंड में। सर डिवीज़न नहीं होता है तो फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। नहीं आ रहा है ना? आ रहा तो लिख के बताइए। चलिए जो लिखेगा उनका नाम मैं अनाउंस करूँगा मेरे बताने से पहले, जो लिखा है वो उनके बारे में। चलिए लिखिए, आपको दे रहा हूँ 1 मिनट में। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ की पॉइंट लिखिए, मैं समझ जाऊँगा। चलिए आप लोग लिखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सर ब्रेन की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न नहीं होता है। सर न्यूरल सेल में अगर सेल डिवीज़न नहीं होता है, देयर इज नो सेल डिवीज़न इन न्यूरल सेल्स। तो सर अगर नहीं होता तो फिर आपका सर ब्रेन में हम सुनते हैं, सर आपका ब्रेन में हम सुनते हैं, सर ब्रेन में सर ट्यूमर होता है। तो सर ये कैसे हो गया? तो बच्चों को ये भी समझ नहीं आ गया क्या मतलब निकला। अरे भाई ट्यूमर का मतलब क्या होता है पता है आपको? कि आपके दिमाग की किसी भी चीज़ की, आपकी जो ट्यूमर क्या होता है, मान लीजिए आपके यहाँ पे ट्यूमर हो रहा है तो यहाँ आपकी कुछ तो किसी न किसी सेल से बनी है, कोशिका से बनी है। हाँ सर, तो उन कोशिकाओं में विभाजन होता है, अनियमित विभाजन। देखिए आप जो बच्चे से इतने बड़े बने, कैसे बने? आपकी जो कोशिकाएं थी, सेल थी, है ना, बचपन में इतना छोटा छोटा हाथ पैर था, इतना बड़ा बड़ा कैसे? सर हड्डी लंबा हुआ, मैंने हड्डी का एक कोशिका दूसरे कोशिका बनाई, दूसरा 4 को 4 8 को, इसलिए आपकी हाथ लंबी हुई। हाथ पर जो मसल्स है उसकी कोशिका में वैसे विभाजन होता है, इसलिए हाथ के ऊपर मसल्स भी ऐसे बढ़ते गए। अच्छा, हमारी बॉडी ऐसे, मतलब हमारा पूरा बॉडी ही सेल डिवीज़न की वजह से ही हम बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं। हाँ, फिर आपके सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, उसकी वजह से आप बूढ़े होने लगते हैं और धीरे धीरे आप भी एक दिन मर जाते हैं। समझ में आया बात? हाँ सर। तो सर हमारा पूरा बॉडी सेल डिवीज़न से बना है, और ब्रेन में अगर सेल डिवीज़न नहीं है, और पूरे ट्यूमर मतलब यही होता है कि आपके बॉडी जो है सेल डिवीज़न से बना है, एक तरीके ट्यूमर से ही बना है। और ट्यूमर हम रियल मायने में उसके लिए यूज़ करते हैं जो अनियमित या अनियंत्रित सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन हो जाए। जैसे सर इतना मेरा हाथ इतना छोटा था, बढ़ इतना बड़ा हो गया सर, तो ये सर नियमित सेल डिवीज़न है सर, इसकी दिक्कत नहीं है। मगर अब इसी में सर मेरा यहाँ से एक और ऐसे कुछ और ऐसे मांस की लुथरी जम जाए, या मांस का लुगदी जम जाए, या मांस जबरदस्ती यहाँ बढ़ के एक लेयर बन जाए लुगदी जैसा, तो उसका ज़रूरत तो है नहीं। वो अनियमित रूप से हो गया, अनियंत्रित रूप से हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं था, और वो हो गया, यहाँ पे निकल गया, यहाँ से निकल गया, वहाँ से निकल गया, कहीं से निकल गया, मांस का अलग से गुत्था, लथड़ा टाइप का पूरा, मतलब समझिए लगदा टाइप का, तो वही आपका ट्यूमर कहलाता है दोस्त। अच्छा, ट्यूमर कुछ और नहीं, हमारे सेल का अनियमित या अनियंत्रित आपका सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन है। यस, दैट्स द राइट पॉइंट। तो सर आप जब बोल रहे हो कि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है और ट्यूमर आपका एक सेल डिवीजन ही है, अनियमित या अनियंत्रित, तो जब यहाँ नहीं होता तो फिर ये कैसे बन गया? ब्रेन में हम ट्यूमर तो पढ़ते हैं, ब्रेन में ट्यूमर होता है, तो सर जब वहाँ डिवीजन होता ही नहीं है, डिवीजन होगा नहीं तो अनियमित डिवीजन कैसे होगा, अनियंत्रित डिवीजन कैसे होगा? और जब वह नहीं होगा सर, यहाँ ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है सर? फिर आप अब आए आप सही क्वेश्चन पे, अब मुद्दा है मैटर का, तो अब आपको समझाता हूँ। और अब देखिए कि ऐसा आपको सोचना चाहिए भाई, है ना, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि ट्यूमर क्या है, तो अब समझ आ गया कि हमारी पूरी बॉडी सेल डिवीजन से बनी है, और वही सेल डिवीजन वही आपको कोशिका विभाजन अगर अनियमित हो जाए, इरेगुलर हो जाए, है ना, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो वही आपकी ट्यूमर बन जाती है। समझ में आया? हाँ सर। और यहाँ सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर भी ट्यूमर बन रहा है सर, कैसे? क्या ये मैं आपको पढ़ाया था सर? हमारा ये आपका सेल बॉडी सर, आपका
सर क्या सर, ये डेंड्रॉन है ना, डेंड्रॉइड्स निकले हैं, एक कोशिका, ठीक है सर। एक्सॉन निकला सर, एक्सॉन निकला, यहाँ कैसे सब निकला, एक खत्म बात। सर यहाँ पर सर एक माइलिन शीथ है सर, ये तो सर न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन ये तो दिमाग की कोशिका सेल है, न्यूरॉन है ना दिमाग की सेल कोशिका। और इसमें जो प्रोटेक्शन देने के लिए जो प्रोटीन बना का लेयर आया है, ये किससे बना सर, ये आपका बना था स्वान, ये आपका ग्लियल सेल से या कोशिका से। आपकी ब्रेन जो कोशिका है, ये जिसके अंदर अंदर गुजर रही है, ये सर ये पूरा, ये तो सर आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है, मगर जिसके ऊपर जो लेयर बना है ना, ये आपके न्यूरल कोशिका का हिस्सा नहीं है, क्योंकि न्यूरल हिस्सा तो इसके अंदर जो गुजर रहा है वो ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है सर, ये सर प्रोटीन से बना हुआ है सर। तो भैया इसकी जो स्वान कोशिका, ये ग्लियल कोशिका है ना दोस्त, इनमें ही अनियमित विभाजन की वजह से आपका अनियमित या अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न की वजह से ही आपका ब्रेन ट्यूमर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर दिमाग में कैसे पैदा हुआ। तो इस माइलिन शीथ जो था, इस माइलिन शीथ के जो कोशिकाएं थी, स्वान सेल, ये ग्लियल कोशिकाएं या ग्लियल कोशिका, इसी से निर्माण होता है आपके, इसी से होता है आपका अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न का होता है, जिससे आपका ब्रेन ट्यूमर बनता है। अच्छा ठीक 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 सर, अब हम समझ गए। तो आइए मैं आपको दिखाऊं एक बार इमेज ब्रेन ट्यूमर का, लिखेंगे, चलिए। ब्रेन ट्यूमर, चलिए भैया देखिए, पहले हम आते हैं बैक, थोड़ा बैक करते हैं, आपको दिखाऊं क्या लिखा है। कैंसरस, तो उसी जो कोशिका होता है ना, उस कैंसर क्या होता है सर, कैंसर भी वही है, उसमें अनियंत्रित या अनियमित आपका सेल डिवीजन होकर के एक मांस का लथड़ा बन जाता है, वही आपका कैंसर भी वही है। और ब्लड कैंसर क्या है सर, ब्लड में कौन सी कोशिका है सर, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसका भी सेल डिवीजन अनियंत्रित हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होने लगेगा, ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, तो वही आपका ब्लड कैंसर बन जाता है। समझ में आया बात, हाँ सर। तो कैंसरस और नॉन कैंसरस मास और ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द ब्रेन इज नोन एज ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर का डेफिनेशन क्या है, कैंसरस मतलब कैंसर वाला, और नॉन कैंसरस मास, एक कैंसर वाला भी मास होगा, एक बिना कैंसर वाला भी मास होगा, और ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल वही आपका है इन द ब्रेन इज नोन एज ट्यूमर्स। ट्यूमर्स कैन स्टार्ट इन द ब्रेन और कैंसर एल्सवेयर इन द बॉडी कैन स्प्रेड टू द ब्रेन। ठीक, हाँ सर, ये जो आपके शरीर में कैंसर है वो दिमाग, वही आपके दिमाग तक पहुंच जाए तो आपका ट्यूमर कहलाता है। कुल मिलाकर के ट्यूमर एक तरीके का आपका क्या है, तो ट्यूमर हमारा सर एक तरीके का कैंसर है सर, कैंसर हमें पता चल गया। मतलब कैंसर का डेफिनेशन भी यही है जो आप हमको समझाए थे। तो हाँ दोस्त, अब आप सही समझे हैं, अब आप सही जाके पकड़े हैं दोस्त। ठीक, चलिए सर, अच्छा बताया सर, सब जानकारी हम लोग होते रहेगा तो सर हम लोग अपने आप को, देखिए दिख रहा है आपको, सब इमेज आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, हाँ सर। देखिए मेडुलोब्लास्टोमा सेरिबेलम, तो इसमें क्या अलग से सर दिख रहा है आपको सर, हाँ सर दिख रहा है सर। ब्रेन ट्यूमर सिम्टम्स एंड कॉसेस मायो, दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है आपको सर, सब इमेज देख लीजिए, लेके नहीं आऊँगा, हाँ सर ब्रेन ट्यूमर, ठीक है सर ब्रेन ट्यूमर क्लियर। चलिए भैया लगा देता हूँ, चलिए नहीं तो आपको ध्यान रहे। चलो भाई हो गया, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो पूछे ब्रेन में जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ग्लियल सेल या स्वान सेल की वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बात खत्म। सर ब्रेन ट्यूमर जो होता है सर, ब्रेन ट्यूमर ये स्वान सेल या ग्लियल सेल के अनियंत्रित या अनियमित सेल डिवीजन की वजह से होता है, तो यही पैदा करता है ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए चलिए मैं आप लोगों को
ब्रेन केमिस्ट्री पर कुछ बताता हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मैं हाथ से बना के बता दूंगा। निकालते हैं हम आपका ब्रेन में जो केमिकल लोचा होता है उसको निकालते हैं। ठीक, ये सर ब्रेन केमिस्ट्री। ठीक है दोस्त, इसमें दिया है क्या अपना ग्लूटामेट, गाबा, एंडोर्फिन, डोपामाइन दिया है क्या? डोपामाइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन दिया है, सेरोटोनिन भी दिया है। ऑक्सीटोसिन कहाँ गया? ऑक्सीटोसिन दिखा दो भाई तो अच्छे से। ऑक्सीटोसिन कहाँ है? चलो नहीं दिख रहे हैं तो ले लेंगे इसको। ठीक, अब आपका जो हार्मोन्स में आप देखे थे किस हार्मोन का क्या क्या काम है वो आप देखेंगे, है ना? उसके बारे में निकाल रहा हूँ मैं, वही ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर आता है ये। चलिए ये इमेज ले आता हूँ मैं और आप लोगों के लिए लिख दूंगा मैं, इसमें क्या कुछ समझ में आए, जो काम का मेन आपको पता होना चाहिए उतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एक इमेज हम ये ले आते हैं और आगे सर्च कर लेंगे, अगर मिल जाएगा कोई टैग लिखा हुआ तो उसमें और भी ले आएंगे। तो ये तो ले आते हैं हम आपके लिए। चलो भाई ये हो गया। हाँ सर, ब्रेन केमिस्ट्री अब बता दिए सर। दिख रहा है आपको सर, सबका नाम दिख रहा है ना? हाँ सर, नाम हमें दिख रहा है सर, स्पष्ट है। चलिए भाई लिखवाते हैं, क्या खोजेंगे, सीधे आपके काम पे मुख्य बिंदु पे आते हैं और मैं खुद ही लिखवा देता हूँ अपने हाथों से। चित्र ला के भी तो लिखवाते हैं, वैसे भी लिखवा सकता हूँ। चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जो कलर है उसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट थोड़ा दिख सके। चलो आपको दिख रहा है सर? हाँ सर, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन है, एंडोर्फिन हार्मोन है और डोपामाइन हार्मोन है। ठीक, हाँ सर दिख रहा है हमें। चलिए अब आप लोगों को आज पता चलने वाला है, आप लोगों का दिल टूटने वाला है कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ भूख। सब आप बोलते हैं ना कि लव इज़ नथिंग बट अ केमिकल लोचा, प्यार कुछ नहीं बल्कि एक रासायनिक लोचा है। तो आप क्यों बोलते हैं आज आप देखेंगे और सीखेंगे। चलिए पहले देखिए, दिल 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 बना, पहले आपके दिल पे ही वार करते हैं। आइए लिखिए, ये क्या सर? ऑक्सीटोसिन है सर। ऑक्सीटोसिन क्या है सर? ये चारों एक हार्मोन का बात हो रहा है, हार्मोन। ठीक, ठीक है सर, ये चारों हार्मोन है। क्लियर हो गया? हाँ सर, बीच में रहता है हार्मोन। ठीक, क्लियर। चलो दोस्त आ जाओ भाई। ऑक्सीटोसिन में हम आते हैं सबसे पहले आपका, तो लिखेंगे ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन के रूप में यहाँ पे याद रखेंगे, ऑक्सी OMG। चलिए आप लोगों का भाई अंधेरा कैमरे हो गया है, तो जैसी लाइट आएगा हम आप लोगों को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का हम बताना है, तो याद रखेंगे। अब आप लोगों को दिल टूटने वाला है कि यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब पता चलने वाला है आप लोगों को जीवन में सच्चाई। सब आपके दिमाग में जो केमिकल लोचा है, और प्यार सब दिल से नहीं दिमाग से होता है, वो आप सब सीखने वाले हैं आज। तो किस हार्मोन की वजह से होता है, कैसा क्यों ऐसा महसूस होता है किसी के लिए, किसी विशेष के लिए, आपको सब पता चलने वाला है। तो उसको नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से, इसी क्लास से हम कंटिन्यू कर लेंगे। लाइट आ जाएगा तो मैं इसको पॉज कर दूंगा अभी, फिर हम प्ले कर लेंगे अपने क्लासेस को, तो वहाँ से आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। केवल विदा ले रहा हूँ, फिर तो कंटिन्यू होने वाला हूँ ना। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ठीक है, लाइट आता है तो चलिए। अंधेरा कायम रहे, तमराज किलविस। तो आप लोगों को बताया था मैं सर हार्मोन्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आज क्यों बोलते हैं कि आपका जो प्यार है वो धोखा है, सिर्फ केमिकल लोचा है। कोई प्यार इस मोहब्बत नहीं होता है, सब केमिकल लोचा है, क्यों बोलते हैं। आज आप लोगों को भ्रम टूटने वाला है। तो आइए देखते हैं कि दिल से कोई प्यार नहीं होता है, प्यार होता है दिमाग से, और कैसे वो आप देखेंगे। तो आइए सीखते हैं। चलिए
इसलिए जब कोई आदमी बहुत पढ़ लिख जाता है, बोला ना मैं, आपको थोड़ा कठोर हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई सब केमिकल लोचा कहाँ से क्या हो रहा है करके। ठीक है, चलिए, तो उसके अपने इमोशंस पे मतलब कि कंट्रोल आ जाते हैं। हम अपने दिमाग के इमोशंस से गुलाम नहीं होते, हमारे इमोशंस हमारे गुलाम हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, तो हम उनको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये मुद्दा है। तो देखते हैं, ऑक्सीटोसिन में लिखा था, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक, हाँ सर, लिखेंगे इसके बारे में। क्या आपको किसी भी इंसान पर ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है? हाँ सर। तो क्यों होता है पता है? उसके वैसे कृत्य देख करके, वो घटना देख करके, जिससे आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकले, आपको लगा कि हाँ यार ये मेरा विश्वास पात्र आदमी है, तो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही, जब आपको कोई विश्वास पात्र आदमी लगता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये विश्वास पात्र आदमी है। ठीक ठीक। आप किसी के साथ रोमांटिक लगाओ, रोमांटिक रूप से अटैच्ड हैं, है ना, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, रोमांटिक रूप से आप अटैच्ड हैं, आपको किसी को देख करके रोमांटिक रूप से आप किसी से अटैचमेंट महसूस करते हैं, रोमांस आपको महसूस होता है सामने वाले के प्रति, तो भी आपका ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। भाई उसको देखा था। चलिए, हालांकि ये भी सत्यता है, मैं मजाक के मूड में तब से हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति को देख के आपके अंदर से ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। आपके बचपन से जो अनुभूतियाँ हैं, उस अनुभूतियों के आधार पर जो आपके क्राइटेरिया फिट बैठेगा, उसको देख के ऐसा फील होता है। और अगर सबको देख के आपको ऐसा फील हो रहा है, तो दोस्त आपके दिमाग में केमिकल लोचा सही में है। तो रोमांटिक अटैचमेंट, ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको ट्रस्ट या विश्वास किस हार्मोन की वजह से महसूस होता है, घुमा कैसे पूछेगा। रोमांटिक अटैचमेंट किस वजह से महसूस होता है, तो आपको घुमा के पूछेगा, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, हाँ सर। दूसरा याद रखें, सबसे ज़्यादा सहने वाले इसलिए होता हूँ मैं, रोमांटिक लगाओ, रोमांटिक, नॉट रोमांटिक, इट्स रोमांटिक हो गया, लगाओ। तो आपको किसी से रोमांटिक लगाओ भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से महसूस होता है। तीसरा आप लिखेंगे, आपका जो माँ शिशु का जो संबंध होता है ना, मदर, जब माँ, जब एक लड़की जब माँ बनती है, जब नवजात बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बच्चे को जब उसके कोख में जाकर डाला जाता है, क्यों देखेंगे आप, अगर आपके घर में कोई बेबी हुआ होगा, तो जब बेबी होता है, या आप में से बहुत लोग महिलाएं जो हैं खुद, जिनके खुद बेबी होंगी, तो आप देखेंगे कि जैसे आप बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस बच्चे को साफ़ सुथरा करके माँ के सीने में ला के दे दिया जाता है कि लो अपना बच्चा पकड़ो, और माँ के सीने से चिपका दिया जाता है। क्यों किया जाता है आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिक रीज़न। क्योंकि जब आप अपने खुद के बच्चे को, जिसको आप इतने दर्द से 9 महीने पेट में रख के उस दर्द के साथ पैदा किए हैं आप, उसको, जिस दर्द को पुरुष वर्ग कभी समझ भी नहीं सकता, उस दर्द को, मतलब उसके, ऐसे तो समझते हैं बहुत समझदार पुरुष भी हमारे समाज में, मगर उस वे में समझ लें, उस दर्द के पेन का जो हाइट है उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि वो दर्द से गुजरा नहीं है ना। तो बोलते हैं कि 206 हड्डियाँ पड़े थे, ऐसा बोला जाता है कि 206 हड्डियाँ आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में है। समझिए, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो आप याद रखेंगे, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, सामान्य डिलीवरी होती है बच्चे की, तब देखेंगे कि सर 206 हड्डियाँ टूटने के बराबर दर्द महसूस होता है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात माँ अपना एक जीवन त्याग करके एक नया जीवन लेती है, और जिस पल माँ उस बच्चे को इस धरती में जन्म देती है, उस पल से ही माँ और पिता दोनों का ज़िंदगी खत्म हो जाता है, और उस पल से माँ और पिता दोनों ही सिर्फ उस बच्चे के लिए ही जीने लगते हैं। अर्थात उनके अपना शौक़, अपना पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, नाचने का, गाने का, हर एक शौक़ खत्म हो जाता है। अपना हर एक शौक़ सिर्फ उस बच्चे को वैसे त्याग देते हैं कि हमारा शौक़ मारेंगे तो उससे जो पैसा पूंजी बचेगा, हमारा टाइम काटेंगे तो जो टाइम बचेगा बच्चे को देंगे, पैसा बचेगा बच्चे पे लगाएंगे। अर्थात माँ बाप को एक नया जन्म हो जाता है जिस दिन से बच्चा जीवन में आता है। और ये क्योंकि नित्य घटनाक्रम है, पूरे संसार को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, इसलिए चीज़ चलता है। तो याद रखेंगे, माँ को जिस समय दर्द महसूस होता है 206 हड्डियों के टूटने के बराबर होता है। और यहाँ एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि मॉडर्न ज़माने की जो लड़कियाँ हैं, इनके बारे में ही मतलब कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट जो आई थी, ये डिलीवरी रिपोर्ट जो आई थी उनके हिसाब से, कि आजकल की लड़कियाँ जो है ना, पर्सनालिटी, फिगर, ये सब खराब हो जाएगा, इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी करने से डर रही हैं, और उस दर्द को सुन के डरती हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए,
भगवान ने आपके शरीर को बनाया ही है कि आप किसी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी दे सकती हैं। तो आपके जो मांसपेशियां हैं, जो मसल हैं, इसलिए देखिए मैं बताती हूँ सर, आपका जो औरतों का जो पेल्विक बोन है, कमर की जो हड्डियां हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा चौड़ी होती हैं। क्यों होती है? ताकि आपका वो स्थान फैले और बच्चे को आसान से आप डिलीवरी कर सके, निकाल सके अपने अंदर से, अपने गर्भ से। अर्थात इसीलिए आपको अंदर से वो डर मिटा दीजिए कि नॉर्मल नहीं होगा, तुरंत डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप हिम्मत रखेंगे तो आपका डिलीवरी नॉर्मल होगा। और सही मायने में आपको ये पता है कि जिस माता का डिलीवरी नॉर्मल होता है, उस माता के फिगर, पर्सनालिटी, शरीर, सेहत सब बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त रहता है। तो ये कहीं से भी गलत बात है कि डिलीवरी होगा तो माता का जो फिगर, पर्सनालिटी है, शरीर जो है खराब हो जाएगा। बल्कि नॉर्मल होने से ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा तंदुरुस्त और ज़्यादा सही तरीके से बॉडी मेंटेन रहता है। इसलिए आप देखेंगे पुराने ज़माने की, जो आप देखेंगे बुजुर्ग आपके गाँवों की औरतों को आज भी कितने फिट हैं, एकदम टाइट है, एकदम स्लिम ट्रिम है, बढ़िया फिट पर्सनालिटी है, क्योंकि सबके बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुए हैं। तो ये मिथ्या हटा दीजिए कि बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। दर्द तकलीफ कितना होता है तो बताया हूँ, पर माता के पास ही वो शक्ति है। आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही वो माँ शक्ति हैं, आप ही जननी हैं, आप ही जगमाता हैं। तो आपके अंदर भगवान ने शक्ति दे के भेजा, तो अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप इस बच्चे को, अपने जो आपके जो खुद के संतान है, उसको नॉर्मल तरीके से इस संसार में ला सकती हैं, जो उसके लिए भी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दूसरा बताता हूँ नुकसान क्या है कि अगर आप ऑपरेशन सीजर्स होता है तो एक बार आपका पेट कटा तो हमारे शरीर में जो भी बाहरी जो वायु जा रहा है ना, वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के जा रहा है और ऐसे में शरीर के अंदर नहीं पहुंचता है, वो लंग्स तक ही रहता है, लंग्स से बाहर हो जाता है। और लंग्स तक जाने के लिए आप देखे थे जब पढ़े थे नाक वाला, सर बहुत सारे सिस्टम से होकर गुजर रहा है, तो उसके अंदर सब बैक्टीरिया कीटाणु मार दिए जा रहा है। और सोचिए अगर एक बार पेट काटा गया तो किसी न किसी ऐसे खुले हॉल में किया जा रहा हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ सर, कटा पेट, उसको ऐसे फैलाया गया, उसमें बच्चा निकाला जा रहा है। जब फैलाए तो बाहर हवा, जो आसपास के वातावरण में जो वायु है, गैसेस हैं, इसमें जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो आपके शरीर में सीधा माध्यम से आपके पेट में प्रवेश कर जाएंगे और फिर जीवन भर उसके वजह से देखेंगे आप डिलीवरी के बाद जिनका ऑपरेशन से वो बच्चा होता है, उनको देखेंगे जो ऑपरेशन में 6 महीने जो तकलीफ दर्द होगा वो तो अलग है। टाँके का दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कुछ खा लिए तो पक गया टाँका तो उसका अलग दर्द। उसके बाद अगर टाँका नहीं भी पका, सब ठीक भी होगा, उसके बाद भी आपके पेट में गैसेस वाली दिक्कतें, कुछ और दिक्कतें, जलन, एलर्जी ये हो जाएगी। क्योंकि आपको जब पेट कट के खोला गया तो आपकी बाहरी वायु को पहुंचने का आपके पेट तक कोई रास्ता नहीं था। मगर अब जब ऑपरेशन किया गया और पेट काटा गया तो उसके अंदर जो वातावरण का वायु गया। आप प्रैक्टिकल चीज़ का नॉलेज लीजिए, उसका कॉपी नॉलेज तो आपको 2 मिनट पढ़ाई दूंगा मैं, हाँ सर। तो उसका से आपको बहुत सारी तकलीफें होने वाली है, इसीलिए आप हिम्मत बांध के रखिए और लास्ट दम तक कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मली हो जाए। जब कोई क्रिटिकल केसेस हैं और उसका प्रूफ है तब आप ठीक है सर, वो चीज़ चलता है, वो चीज़ बन जाता है। क्योंकि एक बच्चे को धरती पे लाना एक माँ के लिए सबसे बड़ा वरदान है, तो इसलिए वो दिक्कत की बात नहीं है। उस समय आप करेंगे जब कोई क्रिटिकल केस हो, तो नहीं तो नॉर्मल केसेस में आप अपने ऊपर हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए। डॉक्टर बोल भी रहा है नहीं दिक्कत है, पैसा कमाने के लिए ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ताकि उसको भाई नॉर्मल डिलीवरी में जो 5,000 मिल रहा है उसको ऑपरेशन में 25,000 मिलेगा, तो 5 गुना फ़ायदा कमाने के लिए वो आपका पेट काट देना चाहता है। तो उस चीज़ से बचें और अपने सेहत को और स्वास्थ्य को बचा करके रखें। या सबके लिए मेरा सलाह है, आप जो जेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपकी कल शादी होगी, आपकी पत्नी होगी, तो उनके लिए भी आप उनको ये समझाएं, सिखाएं। और जो महिलाएं हैं जिनकी शादी होने वाली है उनको भी ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप में क्षमता हो सकती है कि आप जन्म दे सकते हैं बच्चे को नॉर्मल ही, ठीक है ना। चलिए, और पुरुषों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी इस चीज़ के प्रति जागरूक रहिए और अपनी पत्नी का उतना सपोर्ट, उतना साहस वर्धन कीजिए, उत्साह वर्धन कीजिए, साहस दीजिए उनको कि वो कर सकते हैं, वो कर लेंगे करके, ठीक है। चलिए आइए आते हैं, तो लिख रहा था मैं मदर इन्फेंट मतलब होता है नवजात। हाँ, यही बता रहा था कि देखते हैं जब बच्चा होता है तो उस छोटे से बच्चे को डिलीवरी के बाद ला करके साफ़ सुथरा करके माते के सीने से लगा दिया जाता है। तो माँ जब उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है ना, तो उस समय दिमाग से एक हार्मोन निकलता है और वो आनंद करता है, यार मेरा बच्चा है यार ये। अब देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया उस फीलिंग को महसूस करके। जब मैं महसूस करता हूँ दिमाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा है, इसलिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है अभी। तो वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है ना, वही उस माँ को, उस शिशु के प्रति, यार मेरा बच्चा है यार, ये मेरा बच्चा है, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है और माता और शिशु के संबंध को उतना प्रगाढ़, उतना गहरा, उतना मजबूत बना देता है। देखने के हार्मोन में कितनी ताकत है। हाँ सर, और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि सर जब आप इसी से क्वेश्चन कैसे निकलेगा कि जब माता ने उस बच्चे को लिया और महसूस किया कि यार ये मेरा बच्चा है, जब माँ को महसूस होगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, आपके शरीर में फैलेगा, तभी उस माता का दूध होगा और बच्चे को स्तनपान करवा पाएगी माता, बच्चे को दूध पिला पाएगी माता। तो न सिर्फ भावनाओं रूप से जोड़ने के लिए, बस उस बच्चे के पोषण के लिए भी भगवान ने, उस परम शक्ति ने कितना गजब का सिस्टम बनाया। सोचिए, बच्चा आपको सीने से लगा और आपको महसूस हो अपने बच्चे के बारे में, तो आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला,
और निकल करके आपके शरीर में फैला तो माता के स्तन में जब आएगा तो वहाँ पे दूध जनरेट करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा, और वही मिल्क माता अपने बच्चे को पिलाती है, स्तनपान करवाती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो 6 महीने तक केवल प्योर 6 महीने तक, अंतिम 6 महीने तक प्योर बच्चे को केवल माँ का ही दूध पिलाया जाता है। और पिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस समय जो बच्चा दूध पीता है माता का, वही उस बच्चे के जीवन भर के इम्यूनिटी को, उसके पावर को, एनर्जी को, उसके लाइफ के रोग प्रतिरोधक क्षमता के, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को, सबको डिसाइड करता है। उसके पोषण स्तर को, उसके स्वास्थ्य को, उसके समझ को, सबको स्थिर करता है, सबको निर्णय करता है माता का वह दूध। तो माँ के दूध में कितनी ही चमत्कारी शक्ति आप देख रहे हैं। तो बस इसीलिए अपने बच्चे को, जब आपके घर में कोई बच्चा हो तो उसको माता का अधिक से दूध पिलाएं। ये भी एक गलत चीज़ है, इसके बारे में मैसेज दूँ क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं तो आपको देना मेरा फ़र्ज़ है भाई। आजकल चल रहा है कि आजकल की लड़कियाँ, ऐसा बोला जाता है और बहुत सारी जगह देखने भी मिलता है कि लड़की अपने ही बच्चे को ज़्यादा लंबे समय तक दूध नहीं पिलाना चाह रही। क्यों? एकदम सिंपल सी बात है भाई, फैक्ट बोलूँगा क्योंकि आप बच्चे हैं नहीं। क्योंकि भाई ऐसा मार्केट में फैला दिया गया है कि बच्चे को दूध पिलाने से जो औरतों का जो बॉडी है, पर्सनालिटी है, उनका फिगर ख़राब हो जाएगा, उनकी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी, है ना। उनका जो साइज मेंटेन रखें अपने बॉडी का वो ख़राब हो जाएगा। ये एकदम गलत मिथ्या है दोस्तों। और गलत मिथ्या नहीं, अगर सत्य मिथ्या भी है तो चलिए सत्य ही है। और अब आपको बताइए, आपका बच्चा हो गया, आपके पति हो गया, आपकी शादी हो गई, जितना जवानी से पहले जितना आपको अपना दिखावा करना दुनियादारी में, जो दिखाने वाले उनका बात, जो नहीं दिखाने वाले उनका ही बात। जितना आपको दुनिया में देखने वाले थे सब तो आपको शादी से पहले देखने वाले थे। अब आपको संसार की, आपकी दुनिया क्या है? अब आपकी दुनिया आपके पति, आपके बच्चे, आपका ससुराल, इतने ही है ना। तो आप अपने बच्चे के को अगर स्तनपान कराते हैं और आपका अगर फिगर पर्सनालिटी ख़राब होता भी है तो वो कोई ख़राब बात नहीं, क्योंकि उसके बाद जो देखने वाला है वो भी आपके खुद के पति हैं और आपके खुद के बच्चे ही हैं। तो बच्चों से बढ़ करके और आपके परिवार से बढ़ करके अपना खुद का फिगर पर्सनालिटी नहीं होता, क्योंकि मैं बताया कि सही मायने में माँ हुआ है जो बच्चे को जन्म देने के बाद जिसका जीवन पूरा बच्चे के प्रति डेडिकेटेड हो जाता है। और मैं बच्चों का जिम्मेदारी ये बोलूँगा कि बच्चे भी ये चीज़ याद रखें कि माँ जब मेरे को पैदा की उस दिन से अपना जीवन का हर चीज़ त्याग दी, तो माँ, बच्चों का ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ को उनकी ज़िंदगी जीने के लिए वह इन्वेस्ट करें। जब वो उनकी हैसियत हो जाए, औकात हो जाए, या जब आप थोड़ा समझदारी जब पहुँचे, तब से ही माँ को भी अपने मूवी लेके जाइए। सिर्फ दोस्तों के साथ मूवी मत जाइए, माताओं के साथ मूवी जाइए, पिकनिक जाइए, घूमिए फिरिए, है ना। उनको भी ले जाइए घुमाने फिराने। सिर्फ गर्लफ्रेंड को बैठा के मत घुमाइए, अपने माता पिता को भी बैठा करके घुमाइए फिराइए, क्योंकि उन्होंने वो घूमना फिरना, मूवी जाना, हर चीज़ बंद कर दिया था जब से आप पैदा हुए थे। तो बच्चों का फ़र्ज़ है माता पिता के प्रति, और माता पिता का फ़र्ज़ बच्चों के प्रति मैं समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। तो चलिए भाई, तो लिखेंगे आप, तो मदर एंड इन्फेंट बॉन्डिंग लिख देता हूँ, बॉन्डिंग सही शब्द है। ये भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से डिसाइड होता है। तो लिखता हूँ माँ शिशु संबंध, ठीक। अब माँ शिशु का जो संबंध है, इसी से जो देख रहे हैं दूध निकलने में जो सहायता करेगा, वो उसमें भी इसका योगदान है। सर रोमांटिक रिलेशन में सर, अर्थात देखिए इसमें भी प्रेम होता है, इसमें भी प्रेम है। अर्थात प्रेम के लिए कौन, इसलिए दिल बना हुआ है कि प्रेम के लिए आपके कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, चाहे माता शिशु वाला हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, चाहे पति पत्नी वाला हो। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। सर दूसरा, सर ट्रस्ट, सर विश्वास। अर्थात बताइए आप अपनी माता और अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के अलावा उससे ज़्यादा विश्वास किसी पे करते हैं? तो नहीं सर, इसलिए ये तीनों चीज़ ऑक्सीटोसिन से याद रहेगा। हाँ सर याद रहेगा, इतना सारा कहानी सुनाए तो याद रहेगा। और कैसे याद रहेगा सर? प्यार मतलब लव मतलब दिल आप बना के दिखा रहे हैं, और दिल को धड़कने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बस जहाँ प्यार का बताया वहाँ ऑक्सीटोसिन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीटोसिन से इतना सारा काम आपको याद करवा दिया। धन्यवाद। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आदमी इसको 100 बार पढ़ता है, 100 बार भूलता है, 200 बार भूलता है कि ऑक्सीटोसिन था कि कौन सा था, क्योंकि सबका नाम एक जैसा है, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ठीक। और अब आपको डाउट नहीं हुआ कि ऑक्सीजन जरूरी है दिल के धड़कने के लिए, और दिल धड़कता है तभी तो हमें प्यार महसूस होता है, चाहे अपने पति पत्नी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, चाहे माता और बच्चे में। और जिनसे हमको प्यार होता है उन पे ही हमको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। तो पूरा आपको याद करवा दिया मैं। बात खत्म? हाँ सर बात खत्म। आइए अब आते हैं आपके एंडोर्फिन पे, ठीक। चलिए सर, एंडोर्फिन भी लिखेंगे आप। एंडोर्फिन का काम है, एंडोर्फिन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एंडोर्फिन, ठीक। एंडोर्फिन वो खत्म, अब दूसरा हार्मोन चालू हो रहा है। चलो भाई, क्लियर? हाँ सर लिखिए,
कि जब एंडोर्फिन आपकी बॉडी में रिलीज होगा, देख रहे हैं सर एक्सरसाइज वाला बना है डम्बल वम्बल सर, हाँ सर। तो आइए अब देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में तो दिखाता है कि ठुकरा के तेरा मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और ये बहुत चल रहा है कि आदमी आजकल दिल टूट रहा है आदमी का, और आदमी जाके जिम में पूरा मार रही है यार ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, मैं बॉडी बना के दिखाऊंगा, ही स्मार्ट बन के दिखाऊंगा। आदमी मार रहे हैं, मैं मोटा था इसलिए तूने मुझे छोड़ा, मैं पतला था इसलिए तूने मुझे छोड़ा, अब मेरा इंतकाम देखिए, आदमी पूरा बॉडी बना रहा है। क्यों? इससे आपको याद हो जाएगा एंडोर्फिन का काम। जैसे डंबल है, एंड हो गया उसका सर, प्यार एंड हो गया, प्यार खत्म हो गया, तो एंड से खत्म हो गया से एंडोर्फिन याद हो गया, हाँ सर। और एंड मतलब एकदम अंतिम तक, अंत तक, एंड तक पूरा मार रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, पूरा डंबल मार रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, चेस्ट पुलअप सब मार रहा है एकदम सर, हाँ सर। बस आपको सब याद हो गया इसके बारे में। अर्थात उससे क्या होता है कि जो गम है, वो जो टेंशन है उसको अपने प्यार के खोने का, जिसको चाहते हो ठुकराहट का, वो तनाव, उस तनाव से आदमी को आराम महसूस होता है, रिलीज महसूस होता है जब आदमी एक्सरसाइज करता है, क्योंकि उस समय उसका ध्यान उन एक्सरसाइज पे चल जाता है। तो अपने उस समय उस पर्टिकुलर समय के लिए जब वो डूब जाता है उस एक्सरसाइज में, उस व्यायाम में डूब जाता है, तब आदमी अपने उस तनाव को भूल जाता है और सिर्फ डूब के उसी का मजा लेते रहता है। तो बस एंडोर्फिन का काम यही है। आपको पूरा इस कहानी से याद हो गया। चलिए लिख देता हूँ मैं कि तनाव, अब इंग्लिश में नहीं लिखूंगा यार, लिख दूँ क्या? लिखिए रिलीव स्ट्रेस एंड पेन। आपको दर्द और तनाव से छुटकारा देता है कौन? एंडोर्फिन। एंड कर देता है आपके स्ट्रेस का, आपके दर्द का, आपके तनाव का, आपका दर्द का। तो लिखिए कि तनाव एंड दर्द से छुटकारा दिलाता है कौन? एंडोर्फिन। अंत कर देता है, ठीक। अर्थात याद रखेंगे आपके दिमाग में से कौन सा हार्मोन है जो आपको दर्द से आज़ादी दिलाता है, तनाव से आज़ादी दिलाता है? तो लिखेंगे सर एंडोर्फिन हार्मोन। अरे सर ये क्या आप एंडोर्फिन हार्मोन का बात कर रहे हो? दर्द और तनाव से आज़ादी तो 2 पैक भी दिलाता है, 2 पैक मारे मस्त मस्त रहेगा, नहीं पता चल रहा है। चलिए मैं याद करने के लिए बताया था, मारना नहीं है भाई, क्योंकि अपने दिमाग में खुद ही दारू है। तो याद रखेंगे बस कि मादक द्रव्य की भांति आपके दिमाग का कौन सा हार्मोन काम करता है, तो है एंडोर्फिन। लिख लेंगे आप। सिमिलर टू ओपियम बोलते हैं ना, ओपियम मैंने गांजा वाला जो होता है, हाँ सर। तो उसी लिखेंगे, उसी से बना है शब्द ओपियोइड्स। इसका हिंदी में लिखेंगे आप कि मादक पदार्थों के समान इसका कार्य महसूस होता है आपको। मादक पदार्थों के समान यह हार्मोन काम करता है, आपको रिलीज कराता है, ठीक। और दूसरा देखते हैं, सर मस्त ऐसा ड्रग्स लिया, गांजा लिया, मस्त हाई आदमी हंस रहा है, हा 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 हा, मस्त झूम रहा है। तो बस हंसोन्माद की क्रिया, जो आदमी एकदम आनंदित महसूस करता है, हंसते रहता है, झूमते रहता है, वो भी इसे एंडोर्फिन की वजह से होता है, क्योंकि ये मादक पदार्थ की बातें व्यवहार कर रहा है ना। और तनाव दर्द से छुटकारा, तो आप समझते हैं सर दारू पीने से तनाव स्ट्रेस भी कम होता है, हम आनंदित भी हो जाते हैं। बस इसको याद रखिए, दारू वाला है, दारू वाला, ठीक। हाँ सर। और दारू पीने से आदमी का क्या होता है? अंत होता है, तो अंत से एंड होता है, एंड से एंडोर्फिन होता है। क्लियर हो गया? याद हो गया? हाँ सर। आपको एक बात बता रहा हूँ, अब आते हैं मुद्दे पे कि यार बच्चे मेरे ध्यान रखो इस बात का, जब भगवान ने आपके शरीर में ही ये हार्मोन दे के भेजा हुआ है, शराब गांजा अफीम उन सबसे हाई क्वालिटी का नशा आपके शरीर में डाल के भेजा हुआ है, तो फिर जो है आप क्यों बाहरी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं इस चीज़ का आनंद लेने के लिए, या उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, या किसी चीज़ को भूलने के लिए? अर्थात तो सर इसको कैसे सेवन करेंगे, इसको कैसे पिएंगे? पीना नहीं है दोस्त, इसको एक्टिवेट करना है। ऐसा हम क्या करें सर जिससे हमारे शरीर में रिलीज हो और हमको वैसा ही महसूस हो? तो बस याद रखेंगे इसको करने के लिए, जिससे आपको 2 फायदा होगा। आप बहुत अधिक व्यायाम कीजिए, बहुत अधिक एक्सरसाइज कीजिए,
इससे आपकी पर्सनालिटी बॉडी बन जाएगी, आपका हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा। और दूसरा, आपको ये सब जो चीज़ है कि तनाव दर्द से छुटकारा मिले, मादक पदार्थों के समान हमको आनंद मिले, हम हर्षोल्लास एकदम आनंदित रहें, ये सब आपको महसूस होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद जो आपको फील होगा एकदम अंतिम स्थिति में आपको एक नशे की स्थिति में आप चल जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर बाराती में बहुत देर से डांस कर रहा है तो लास्ट में एकदम वो नशे टाइप का हो जाता है उसका हालत, और एकदम झूमते रहते हैं एकदम मस्त होकर के, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से उसके लिए बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप भी बाहर के मादक द्रव्यों को छोड़ें और अपने शरीर के मादक द्रव्यों को एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए दोनों तरफ से फ़ायदेमंद है। जब आप इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अधिक डांसिंग करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, तो ऑटोमेटिक ही आपके शरीर में आपको निकलेगा। अर्थात कोई भी ऐसा जिसमें आपका बॉडी का फिजिकल मूवमेंट, भौतिक जो उसका मूवमेंट है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो उसके बाद आपको एंडोर्फिन आपके दिमाग से रिलीज होगा और आपको बहुत मस्त, देखिए आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आपको कितना मस्त नींद आता है ना, सुकून की नींद सोए भाई, बस वो इसी वजह से है, क्योंकि एंडोर्फिन ही है जो आपको ऐसा सुकून भरा नींद देता है। तो सुकून मतलब सर सुकून देगा, हर्षोल्लास देगा, तो एंडोर्फिन का काम है। याद हो गया? चलिए सर, इसी में और लिख दे रहा हूँ, एंडोर्फिन में लिख लेंगे कि ये यहाँ पर लिखता हूँ, causes यूफोरिया। यूफोरिया मतलब सर, यूफोरिया क्या है सर? यूफोरिया शब्द का मतलब क्या है सर? लिखिए, पता चल जाएगा। उसका मतलब है उल्लासोन्माद, उल्लासोन्माद की भावना जागती है, अर्थात आदमी अपने आप को आनंदित और उल्लास स्थिति में पाता है। जगाता है, उल्लासोन्माद की भावना जगाता है। क्लियर हो गया? तो एंडोर्फिन सर रिलीव स्ट्रेस, पेन सब को दूर करता है। सिमिलर टू ऑपियोइड्स, मतलब मादक पदार्थों के समान हमको महसूस कराता है। जैसे आपको बहुत अधिक नशा करने के बाद मस्त नींद आता है, बोलते हैं ना, बस वो सब चीज़, अर्थात आपको जितना भी नशा वाला चीज़ है आपको सब चीज़ का महसूस आपको सर। आदमी दारू पीता तो आदमी एंड हो जाता है, एंड से एंडोर्फिन से दारू पीने से सर हम अपना स्ट्रेस पेन भूल जाते हैं, वो आपको याद रहेगा। हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, वो आपको याद रहेगा। तो अब आपको पूरा चीज़ के बारे में याद हो गया, सिर्फ उस शब्द से, इस कहानी से जो आपको मैं एक्ट करके बताया हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे कि इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन से क्या होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। और अगर ये लिखा हुआ है, डंबल बना हुआ है उठाने के लिए, तो आप याद रखेंगे। यहाँ सर इसका मतलब कि भौतिक फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में रिलीज होगा। इसलिए कहा जाता है ना कि नशा शराब में नहीं होती। अगर शराब में नशा होती है, शराब के बोतल में नशा नहीं होता। अगर शराब में नशा होता तो बोतल झूमने लगता। शराब तो इंसान के अंतर्गत होता है। तो जो कहावत बना है इसी के लिए, इसी एंडोर्फिन के लिए बना है कि नशा तो व्यक्ति के अंदर है एंडोर्फिन के रूप में। क्लियर? चलिए भाई फिर आते हैं सर सेरोटोनिन। सेरोटोनिन लिखा है, इसका लिखते हैं हम आपका सर सेरोटोनिन। देखिए लिखवाता मैं तो मेरे को 2 मिनट लगता भाई, और याद करवा रहा हूँ तो उसका सर टाइम ले रहा आप लोगों का, क्योंकि लिखा हुआ लिखवा के भगता तो इतना सारा चीज़ आपको कैसे याद रखते हैं। स्ट्रेस किस में होता है, पेन किस में होता है, ऑपियोइड्स वाला फील किस में होता है, लिखवा देता, चार्ट बनाता, पूरा भूल जाते हैं आप। मगर अब आप कहानी जैसे बताया होता है आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपका नंबर फिक्स है, नंबर पक्का है। तो आपको पढ़ने का तरीका पता चल रहा है, ऐसे ही आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक, चलिए सेरोटोनिन इंग्लिश यहाँ दिया हुआ है, सेरोटोनिन लिख दे रहा हूँ, सेरोटोनिन। इसका हम लिखेंगे कि सेरोटोनिन सर कुछ नहीं होकर के एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। लिखेंगे इट इज़ नथिंग बट न्यूरो ट्रांसमीटर, एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक, हाँ सर, न्यूरो, इसको ये क्वेश्चन ही पूछेगा, बस लिखवा दे रहा हूँ, पता होना चाहिए करके। तो क्वेश्चन इससे बनेगा, वो आपको लिखाऊंगा इसके बाद। हाँ सर, वो बनेगा इससे हमें क्या क्या महसूस होता है। लिखेंगे आपको जो संतुष्टि महसूस होती है कि आप हाँ यार जितना पढ़ना था, आज आपने टारगेट बनाया कि हाँ मुझे आज एक चैप्टर पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना कि उसका एक भी लाइन मेरे से ना बचे। जब आप उसको पढ़ लेते हैं उसका जो संतुष्टि होता है, हाँ यार
तो जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि कि हाँ यार आखिर हो गया, वही है आपका वो जो संतुष्टि आपको महसूस होगी। स से संतुष्टि, स से सेरोटोनिन, तो याद रखेंगे स से सेटिस्फेक्शन, स से सेरोटोनिन, तो याद रखेंगे हाँ सर सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि हमें सेरोटोनिन की वजह से होता है। याद भी करवा दिए सर आप, पता भी नहीं चला और याद भी हो गया। चलिए दूसरा सर हैप्पीनेस, ठीक, मतलब खुशी। सर यहाँ सर उल्लासोन्माद लिखे हैं और ये हैप्पीनेस लिखे हैं, अर्थात क्यों सर दोनों में अंतर है क्या? हाँ एकदम है दोस्त। आनंदित होना, आनंद अलग शब्द है कि नहीं? हाँ सर आनंद अलग शब्द है सर। और खुशी होना, हैप्पी होना अलग शब्द है कि नहीं? है, मतलब दोनों अलग चीज़ें हैं। हाँ सर, अर्थात खुश होना एक समझिए प्राथमिक चीज़ें हैं। आप किसी से खुश हो रहे हैं वो प्राथमिक बिंदु है। जब उसकी गहराई में डूब जाएंगे ना तब आपको आनंद महसूस होता है। तो दोनों मंत्र पर चल गया। हाँ सर, उसका प्राथमिक स्टेज खुशी है, जब गहराई में डूब गए तो आपको आनंद महसूस होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर हमें ये क्लियर हो गया, अब हमको दिक्कत डाउट नहीं है सर। ठीक, चलिए आपको इस बात कोई दिक्कत डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो स से सेटिस्फेक्शन, स से संतुष्टि और स से सेरोटोनिन आपको याद करवा दिया। हाँ सर, और हैप्पीनेस और खुशी में क्या अंतर होता है? आनंद में, उल्लास में और आपका खुशी में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर बता दिए। हाँ सर, चलिए और दूसरा आपको जो याद रखेंगे, जो आदमी ऑप्टिमिस्टिक होता है ना आदमी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या सर? ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशा करता है, आशा करता है ना, किसी चीज़ से आशा लगाना, तो वही वाली बात है। लिखेंगे, लिखिए ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होना या ऑप्टिमिस्टिक होना माने आशावादी होना। तो ऑप्टिमिज्म या आशा, आशावाद जगाता है, आशावाद जगाता है कौन सर? सेरोटोनिन जगाता है सर। सर कैसे याद रहेगा सर? देखिए आशावाद जगाने का मतलब क्या होता है सर? जैसे मेरे को उम्मीद रहती है कि हाँ यार ऐसे पढ़ूंगा तो भले मेरे को 1 साल की जगह मेरे को 1.5 साल लगेगा, मगर उसके बाद मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि मुझे पक्का कोई ना कोई पद मुझे मिलेगा, पक्का मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा, मेरी आशाओं पे ये मैं खरा उतरूँगा और ऐसा ऐसा सब चीज़ मेरी लाइफ में होगा। तो जो आप आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ना, तो बस वही चीज़ है आपका ऑप्टिमिज्म या आशावाद जगाना। और ये कभी आपका सेरोटोनिन करता है, क्योंकि यही आपको संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन देता है। अर्थात जब आप अपने आशा पे खरे उतर जाएंगे तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, हासिल मिलेगा। तो आशा पे खरा उतरेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगा, स से संतुष्टि, स से सेटिस्फेक्शन, स से सेरोटोनिन। और आपको याद होगी हाँ सर, आशावाद ऑप्टिमिज्म में भी ऑप्टिमिज्म सम आ रहा, सब सम से सेरोटोनिन, आशावाद में सा आ रहा, सा से आपको सेरोटोनिन याद करवा दिया। हाँ सर अब याद करवा दिए, कहानी से भी शब्द से भी। चलो 3 हार्मोन खत्म, बच्चा आप एक हार्मोन लिखते हैं उसके बारे में। आइए सर डोपामाइन देख रहे हैं इसमें स्माइल में बना सर। स्माइल मतलब सर ये खुशी वाला बात हो रहा है सर। हाँ ठीक, हाँ सर, तो याद रहेगा हमको सर। संतुष्टि, आदमी संतुष्ट होता है कि इस चीज़ से तभी खुश होता है। हाँ सर, इसलिए हमको याद रहेगा सर जोड़ के। तो इमेज से भी आप याद रखेंगे और जो बताना उससे भी याद रखेंगे। आता है डोपामिन में, ऐसे और भी कुछ हार्मोन है बॉडी में, है ना, उसको हम बाद में कभी होगा तो अलग से पढ़ा देंगे। बाकी जो मेन हार्मोन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसका भी यहाँ पे अलग से ध्यान रखिए। चलिए भैया लास्ट आपका है सर डोपामाइन, डोपामाइन या डोपामीन, दोनों बोलते हैं इसको, डोपामाइन या डोपामीन। ठीक, इसमें क्या क्या महसूस होता है लिखेंगे, किस चीज़ की उपलब्धि हासिल करने में जो खुशी होती है ना, तो वही लिखेंगे उपलब्धि। जैसे आप जिस पद के लिए तैयार कर रहे हैं, अब आपने उस उपलब्धि को हासिल कर लिया और आपको अब स्टेज पे बुलाया गया उस उपलब्धि को हासिल करने, तो उस उपलब्धि को हासिल करने के बाद मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना था, आज मैं बन गया। तो उपलब्धि जब आप किसी अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं ना, जब आप आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं मैं ऐसा करूँगा, तब ये हार्मोन सेरोटोनिन, और जब उसको सही मैंने अचीव कर लिए तब कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो तब निकलता है आपका डोपामाइन। ठीक, हाँ सर, उसको उपलब्धि हासिल करने पर जो खुशी होती है तो लिख देता हूँ मैं, उपलब्धि हासिल करने पर, उपलब्धि हासिल वाली खुशी।
ठीक, हाँ सर। चलिए भाई, उम्मीद है कि समझा सकता हूँ, समझा पाया हूँ। इंग्लिश में से लिख देता हूँ मैं, आपको अब समझ में आएगा। फीलिंग ऑफ प्लेजर, फीलिंग ऑफ प्लेजर, ठीक। ये उपलब्धि कैसी भी हो सकती है, किसी छोटी चीज को भी हासिल करने का, किसी छोटी लक्ष्य को भी हासिल करने पे भी होती है ना। बोलते हैं ना, इट इज़ प्लेजर टू मीट यू। तो ये मेरी उपलब्धि कि मैं आपसे मिल पाया, मतलब आप इतने बड़े आदमी, मैं आपसे मिला, ये मेरी उपलब्धि है। उस समय आपके दिमाग में डोपामाइन निकलेगा, ठीक। मैंने आप किसी को बहुत अपना आदर्श मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप में से कोई हो, अगर मैं आपको लगता हूँ ऐसा हूँ, आप में से कोई मुझे बहुत अपना आदर्श मानता हूँ, मुझे देख के बहुत प्रेरित हो जीवन में, और कल वो मुझसे मिले और मुझसे हाथ मिलाए, मुझे सामने से देखे, तो उसके बाद जो उसको अंदर से खुशी महसूस होगा ना, यार आज सर से मिल लिया, तो उनको जो खुशी, जो प्लेजर महसूस हो रहा है मुझसे मिलने के बाद, वो अचीव कर ली, उपलब्धि हासिल हुई कि मुझसे मिल लिए, मुझसे हाथ मिला लिए, तो बस वो भी उपलब्धि है। तो उससे उस समय जो हार्मोन उनके दिमाग में निकलेगा, उनको खुशी महसूस होगा, वो इसी डोपामाइन की वजह से होगा। क्लियर? हाँ सर। किसी विशिष्ट आपके व्यवहार को दोहराने की जो प्रवृत्ति है ना, वो भी इसके वजह से ही होती है। तो लिख देता हूँ इसको मैं, विशिष्ट व्यवहार का दोहराव भी, विशिष्ट व्यवहार का दोहराव जो होता है उसमें भी विशिष्ट व्यवहार का स्पेसिफिक जब का बिहेवियर, उसका जो रिपीटेशन होगा, इट रिपीट्स द स्पेसिफिक, कहता हूँ रिपीट स्पेसिफिक, ठीक, स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक। तो आपको कोई विशिष्ट व्यवहार है जिसको आप दोहराते हैं, आपको दोहराने पे बहुत अच्छा अंदर से फील होता है। मान लीजिए कि जैसे मैं अपने जन्म दिवस पर गया था, मैं तो मैं बहुत बड़ा भव्य पार्टी वार्टी करना, ऐसा मेरे को ज़्यादा ऐसा काम, मतलब ये सब करना अपना अलग जगह है, वैसा पार्टी मैंने हुआ नहीं, तो भव्य मैं किया नहीं था। हाँ, मगर मैं इतना किया था कि हम लोगों ने आपका पहले दिन, मतलब 1 अप्रैल जब मेरा बर्थडे था, तो 1 अप्रैल को आप देखें जब मेरा बर्थडे था, तो उस समय मैंने पूड़ी और छोले बनाए और मैं बांटने गया उनको जो भूखे होते हैं, उनको खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उनको बांटने के बाद मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ। अब इस कहानी से हमसे याद रहेगा आपको ये लाइन, ठीक। हाँ सर, मैं बांटा में बहुत अच्छा गया। एक आदमी थे, उनका पैर में चोट लगा हुआ था, कांच गड़ी हो गई, पैर की हड्डी टूटी होगी, तो बैठे थे, मतलब भूखे थे और बैठे हुए थे। कहाँ पे सर? बिलासपुर में जो पुराना बस स्टैंड है, वहाँ एक हनुमान मंदिर है, बस वहाँ पे बांटा बहुत लोगों को। और वहीं जब आप गोल बाजार के लिए कटेंगे तो बीच में रेलिंग है, रोड को जो रोड डिवाइडर, वहाँ पे बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग। उसी में एक जन पैर टूटा था, उनको दिया, तो उनके चेहरे पर जो खुशी देखा ना, मैं तो बहुत अंदर से आनंदित महसूस हुआ मेरे को। उसके बाद एक और रिक्शा वाले थे, वो भी भूखे थे बेचारे, तो उनको भी मैं दिया। तो उस सब लेके वो तुरंत ऐसे बैठ गए और ऐसे धीरे धीरे खाने लग गए, एकदम खाने लग गए वो। तो उनको देख के मैं बहुत आनंदित, बहुत अंदर से खुशी महसूस हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद में फिर 2 अप्रैल को जब मेरे भतीजे का बर्थडे था, 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है और 2 अप्रैल को मेरे भतीजे अर्षित सिंह का बर्थडे आता है, जो मेरे बड़े भैया, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ। तो उनके जो बड़े बेटे हैं, उनके जो सुपुत्र हैं अर्षित सिंह, और मेरी भतीजी है आरना सिंह। तो अर्षित सिंह का जो बर्थडे 2 अप्रैल को पड़ता है, मेरे 1 अप्रैल को, अर्षित सिंह का 2 अप्रैल को। तो अर्षित का 2 अप्रैल को बर्थडे था, तो फिर मैं बांटने गया, क्योंकि पहले दिन मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ था, लगा कि इनकी दुआएं, इनके आशीर्वाद मुझ तक पहुँचेंगी। तो ऐसे जब मेरे भतीजे का बर्थडे हुआ तो 2 अप्रैल को फिर मैं बांटने गया, तो उस दिन मैं खिचड़ी बांटने गया। कहाँ बांटने गया? आर.के. नगर के में आप देखेंगे जो आपका कंपनी गार्डन है, कंपनी गार्डन नहीं, मैंने आर.के. नगर, जो आपका आर.के. नगर में, राजकिशोर नगर बिलासपुर में आपका जो ऊर्जा उद्यान है, एनर्जी पार्क है, और आपका स्मृति वन है, स्मृति वन उद्यान, उससे पहले एक शनि मंदिर पड़ता है, फेमस है ना, छठ घाट वाले रास्ते से भी आप आएंगे तब भी आपको पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत लोग बैठे, तो वहाँ बांटने गया मैं उस दिन, ताकि मेरे भतीजे को भी आशीर्वाद मिल सके। और हम बड़े लोगों को, रईसों को तो बहुत कुछ खिला पिला देते हैं, बहुत कुछ पार्टी वार्टी कर लेते हैं, मगर वैसे लोगों को तो जीवन हक है ना यार, कि वो भी, उनको भी कुछ अच्छा खाने का हक वो मिले। तो मैं वही, तब उस दिन के बाद मैं डिसाइड किया कि अब सप्ताह में हर शनिवार या हर कोई भी एक दिन, मतलब महीने में 4 बार, मतलब हर वीक में 1 बार मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी जितनी क्षमता होगी, शक्ति होगी,
चाहे वो कभी केला लेकर के ही 2 दर्जन बांट के आ जाऊँगा, चाहे कुछ भी मतलब जो मिल सकती, चाहे पार्ले जी बिस्किट लेकर के बांट के आ जाऊँगा, मतलब वो करूँगा मगर मैं। तो वो जो मुझे रिपीट करना है, मैं मतलब फिर से मैं किया, 1 को किया, फिर 2 को किया, अब 18 लिया कि मैं हर समय करूँगा, तो वो भी क्यों मुझे महसूस हुआ, इसी डोपामाइन की वजह से। अब आपको उम्मीद रहेगा कि हाँ सर, शरीर के में वही, सर के में वही चीज़ डोप हुआ होगा, डोपामाइन आया होगा, सर को बहुत अच्छा अंदर से लगा होगा, इसलिए सर वो कर रहे हैं, तो हो गया। हाँ, तो वो भी मेरी एक उपलब्धि थी कि मैं अपने जीवन में वो उपलब्धि, वो खुशी को हासिल कर पाया जो दूसरे के चेहरे पे देख करके मुझे महसूस हुई। तो ठीक, आप समझ गए? हाँ सर, चलिए आपको इतने के बाद आपको हार्मोन से जुड़ा हुआ जितना क्वेश्चन था वो बन गया होगा। इसके बाद हम एक काम करते हैं, तो रिपीट कर रहे हैं व्यवहार को। आप समझ गए कैसे सर? हाँ सर, समझ गए सर। चलिए, कोई चार्ट मिलता तो लगाता हूँ एक और, ताकि बच्चों कुछ हार्मोन भी आपको एक साथ मिल जाए। तो ब्रेन हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। हिंदी मिल जाए तो देखते हैं। हिंदी में तो उम्मीद कम है, नहीं वो तो इंग्लिश वाला लगा दूंगा, उतना तो आप सब समझते हैं आज के ज़माने में, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों समझते हैं हर चीज़। ठीक, कुछ मिल नहीं रहा है वैसा, देखो नहीं, छोड़ देते हैं। देख रहे हैं कि सर डोपामाइन कहाँ से निकलता है, तो लिखा है सर हाइपोथैलेमस से निकलता है ना? हाँ सर। ऑक्सीटोसिन सर हाइपोथैलेमस से निकलता है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। जो हार्मोन आप पढ़ाए थे वो कहाँ से निकल रहा है हमको? सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। ठीक है सर। दूसरा आप देखेंगे मेलाटोनिन आपका पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो पीनियल ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन निकलता है। बाकी आप जो पढ़े उसमें से इसको लगा दे रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं, आपको अगर पूछ लें आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, वही तो आप समझदार नहीं हैं। तो कौन कौन से अंग से निकलता है, दिमाग के किस हिस्से से निकलता है हार्मोन, ये भी आपको चार्ट दे दिया यहीं पर मैं, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक, बाकी हम एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे इन हार्मोन्स के बारे में, कि कहाँ से कौन हार्मोन निकलता है, किस भाग से निकलता है, उसका क्या क्या काम है, वो सब हम पढ़ेंगे अलग से। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा सर, वो कब पढ़ाएंगे तो सब हम पढ़ा देंगे अलग चैप्टर लेकर के। देख रहे सर कि हाइपोथैलेमस जो है इसी से दिख रहा है आपको सर, डोपामाइन सर, इसी में जो पढ़ा है सोमेटोस्टेटिन संतुष्टि वाला सर, ऑक्सीटोसिन लव वाला सर, माता बच्चे वाला, सब में लव वाला, विश्वास वाला, और आपका सर मेलाटोनिन, हाँ सर, पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ये सब आपका हाइपोथैलेमस से पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर। बाकी और भी सब चीज़ें हैं, बाकी जो पढ़े उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक, हाँ चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ सर हर एक हार्मोन का काम कैसे है, और हमको अपने जीवन में कैसे आनंदित रहने के लिए किसी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होता है सर, हमारे अंदर ही हर चीज़ मौजूद है सर। हर एक चीज़ की चीज़ें, हर एक चीज़ हमारे अंदर ही में मौजूद है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर को जागृत करना चाहिए। ठीक, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही कुछ सीखने मिला होगा। ज्ञान और नॉलेज से भरपूर एक क्लास के साथ साथ जीवन की बहुत सारी सीख भी आपको इस क्लास से मिली होगी। तो एक सफल व्यक्ति वही है, एक स्पेशल या सफल व्यक्ति वही है जो जिसका ज्ञान उसकी किताबों तक, उसके एग्ज़ाम तक मत रह जाए, बल्कि उसके व्यवहार में भी झलके, उसके नेचर में भी झलके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों भी धीरे धीरे अपने अंदर ये इन सभी आदतों को लेकर के आएंगे, है ना? तो बस इस सब के साथ ही आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे भी आगे जा करके ऐसे ही हमारा नाम रोशन करेंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। और अगर किसी के लिए मैं थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा कर रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ किसी को कुछ भी चीज़, किसी के जीवन में थोड़ा सा ही बदलाव ला पा रहा हूँ, तो बस मेरे लिए वही सफलता की कुंजी है। तो आप भी किसी न किसी के जीवन में बदलाव लाएँ, ऐसा आप उम्मीद कीजिए। चलिए, मैं आप सबसे विराम देता हूँ।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।